हेलो बच्चों। मैं हूँ सर। जैसा कि आपको पता है, आज हम दूसरा क्वेश्चन, अभी हम पहला भी क्वेश्चन डिस्कस करके गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। देखो, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा वरना बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। बच्चों, एक चीज़ समझो, हम कह रहे हैं अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटे, अनुकूली विकिरण, समझिए बात को, अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास एक ही बात है। क्या है बेटे, यहाँ देखेंगे, अनुकूली विकिरण और अपसारी विकास क्या है बेटे, एक ही बात है। यह हाइलाइटर सही से ले लेता हूँ। हाँ, अनुकूली विकिरण और अपसारी विकास बेटे दोनों एक ही बात है क्या, देखो बेटे बात को समझेंगे। है बेटे, कलर अच्छा सा ले लेता हूँ, येलो ले लूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है क्या बच्चों, है ये बात। मान लो एक पूर्वज है, ये एक पूर्वज है। इसमें अगर एक पूर्वज के अंदर क्या होगा, एक पूर्वज सभी दिशाओं में विकास करेगा। कैसे करेगा, सभी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में। देखो, ये मैंने दिशाएं बनाई। पूर्वज किसे कहते हैं बच्चों, पूर्वज जिसे कहते हैं जिसे हमारे पूर्वज, जिनसे हम पैदा हुए, मतलब हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम भी नहीं होते। दैट इज़ द फंक्शन। अब मैं बताऊँ, ये हम एक, अगर मान लो एक पूर्वज है, ये वाला पूर्वज, एक पूर्वज विभिन्न दिशाओं में यानी अलग अलग दिशाओं में विकास करे, तो इसी विकास को क्या कहते हैं बेटे, इसी को कहते हैं अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास। इसका एग्जाम्पल है डार्विन के फ्रिंजे और गैलापेगोस द्वीप समूह। देखो, अलग अलग जगह पर हुआ क्या, अलग अलग जगह पर द्वीप समूह के, देखो अलग अलग द्वीप समूह में अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उनकी चोंचें अलग अलग थी, अनुकूली विकिरण हो गया था। यानी मैं बता दूं, डार्विन के फ्रिंजे क्या है, डार्विन के फ्रिंजे बेटे, डार्विन के फ्रिंजों का मतलब ये है, डार्विन के फ्रिंज का मतलब ये है कि डार्विन के फ्रिंज में इन्होंने एक चिड़ियों की बात करी। जब इन्होंने डार्विन के फ्रिंज चिड़ियों की बात करी तो इन्होंने कहा अलग अलग द्वीप समूह पे पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्यावरण परिस्थिति के कारण का मतलब है मौसम के अलग अलग, जहाँ पे जैसा मौसम था उसी के प्रकार से उनके फ्रिज यानी उनकी चिड़ियों की चोंचें कैसी थी, अलग अलग थी। इस प्रकार अनुकूली विकास हो गया था। अब हम इसको जो थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है, मान लो बच्चों, अनुकूली विकास होता क्या है, मान लो इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। हुआ क्या बच्चों, हुआ ये ध्यान लगाएंगे, यहाँ से इसको शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। हाँ, यहाँ से फोकस कर लेंगे एक बात को। तो हुआ क्या बेटे, मान लो कोई एक पर्सन है, मैं बता दूँ, एक आदमी है ना, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। मान लो एक आदमी ना एक जगह से छोड़कर कहाँ चला जाए, वो दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाए, यानी यहाँ पर चला गया वो, यहाँ से एक आदमी कहाँ, दूसरी जगह चला गया, यानी एक देश छोड़कर दूसरे देश चला जाएगा, तो वो उसका वातावरण अलग होगा। वातावरण का मतलब मौसम अलग होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, आदमी कोई एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका बेटे वातावरण अलग होता है, यानी हर जगह का तुमने देखा होगा मौसम अलग होगा। मान लो यो एक पर्सन एक जगह से जाके दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह जाने के बाद उसने अपना प्रसार किया का मतलब आपने देखा होगा, जब एक जीव एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर अपना घर परिवार बना लेता है, यानी अपना दूसरी जगह जाकर सेटल होगा, तो उससे उससे जो उसके वो तो अलग ही होगा भाई, वो दूसरी जगह से है तो वो अलग ही होगा। तो जो वो दूसरी जगह जाकर अपना प्रसार करेगा, यानी अपना परिवार बढ़ागा, अपना आप को बढ़ागा, तो उससे क्या प्राप्त होगा बेटे, उससे अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास प्राप्त होगा। इसे आप बना के लिख सकते हो बहुत सारा लंबा। देखो, मेरा काम ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन को खाली समझा दूंगा। अनुकूली विकिरण क्या होगा बच्चों, अनुकूली विकिरण है एक ही पूर्वज से विभिन्न दिशाओं में होने वाले अनुकूली विकिरण, यानी एक पूर्वज से जब अलग अलग जगह पर क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में यानी अलग अलग दिशाओं में विकास होगा, तो एक ही पूर्वज से अलग अलग दिशाओं में विकास हो रहा है, इसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। बाकी आप बना के लिख सकते हो कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वातावरण का मौसम अलग होगा। इससे आप अनुकूलन के बारे में भी समझ सकते हो। इससे आप क्या समझते हो बेटे, अनुकूलन के बारे में मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। अनुकूलन के बारे में यहाँ देखो, अनुकूलन बेटे, अनुकूलन क्या है बेटे, मान लो तुम हो जाड़े के मौसम में, तुम अपना आप को एडजस्ट कर लेते हो, गर्मी में भी अपना आप को एडजस्ट कर लेते हो। वातावरण का मतलब क्या होता है बेटे, मौसम। वातावरण का मतलब क्या होता है, मौसम। वातावरण के दौरान अपने आप को उसमें ढालना, यानी मौसम को अपने ऊपर ढालना।
जैसा वातावरण है उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी अनुकूलन के द्वारा ना जीव अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को अनुकूलनी विकरण कहते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचेंगे। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ से पीछे कर देता हूँ डिस्कार्ड। हाँ चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैव विकास। ठीक है बच्चों, जैव विकास आपका नेक्स्ट टॉपिक है। खैर अब हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पर इसका मोड को यहाँ कर लीजिए। थोड़ा बच्चों सिस्टमेटिक पावर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग नहीं हो, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ से ले लेंगे इसका हिसाब। ठीक है, इसका कलर ले लिया, पेंसिल ले ली, हाँ सॉरी एरिया सही है, इसका कलर ले लिया, ब्लू ले लिया, हाँ सही है। तो क्या हुआ बच्चों, कलर ले लेता हूँ, येलो सही है, येलो ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आप नोटिस करिए, आप क्या काम करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इधर कर लेते, यहाँ से ले लेता हूँ, हाँ ये ले लेता हूँ, ये लेने के बाद अरे कहाँ है, कहाँ गई, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। हाँ ये आ गई हमारे पास। अब थोड़ा सा इसे भी सिस्टमेटिक कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसे भी सिस्टमेटिक कर लेते हैं। पहले तो इसको अपर लेवल पे साइड करेंगे। अरे यार कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा कभी कभी क्या होता है, अभी बहुत सारे सिस्टम कर रहा हूँ सीखने, क्योंकि तुम्हें पता ही है टाइम लगता है हर चीज़ का। कोई बात नहीं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ। अब हम क्या काम करेंगे, यहीं से सिस्टम को ले लेंगे। थैंक्स फॉर। अब आप आइए, देखो ध्यान से देखेंगे हमारी बात है क्या बच्चों, जैव विकास। जैव विकास के बारे में बताएंगे हम, जैव विकास के बारे में। जैव विकास क्या है, देखो प्रश्न है आपका, अब हाँ साइज सही है, यह है प्रश्न, जैव विकास से आप क्या समझते हो। तो बेटे जैव विकास क्या है, चल रही है रिवर्सिंग, चल रही है ना, हाँ सही है बेटे। जैव विकास क्या है, जैव विकास से आप क्या समझते हो, और डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत समझिए। जैव विकास बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैव विकास क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपको यहीं पे दिखा दूं। ये है जैव विकास की परिभाषा, यहाँ देखो ध्यान से, ये हाईलाइट कर दी मैंने, देखो हाईलाइट कर दी। हाईलाइट क्या है, आदिकाल के निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। समझ रहे हो, आदिकाल का मतलब बहुत पुराना समय हो, आदिकाल का मतलब होगा बच्चों बहुत पुराना समय के निम्न श्रेणी के जीवों में। वैसे वास्तव में एक बात बताओ ना, वास्तव में तो बात यही है बच्चों, एक ही बात से क्लियर हो जाएगा, वो पता क्या, क्रमिक परिवर्तन। आदिकाल में क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। मान लो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, मैं बचपन में कैसा था, अब मैं जवानी में कैसा, अब 10 से 15 साल बाद कैसा हुआ, तो ये भी जैव विकास ही है। मेरे अंदर बदलाव आया होगा, पहले बचपन में छोटा हूँगा, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो खैर ये तो एक बात ये भी हो सकती है, जैव विकास को कहते हैं एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात समझो, आदिकाल के निम्न श्रेणी मतलब सरल जीवों के कठिन जीवों में परिवर्तन होना। पहले के जीव कैसे थे बच्चों, पहले के जीव सरल थे। पहले के जीव जैसे अमीबा था, एक कोशिकीय था, अमीबा था, प्रोटोजोआ था, और तुम्हारा माइक्रोप्लाज्मा था, बहुत सारे जीव थे एक कोशिकीय। आपके जीव कैसे है, जैसे इंसान के बारे में बात चलेगी। इंसान कैसा है, इंसान बहुत जटिल है बच्चों। आजकल इंसान एक ऐसा है बहुत जटिल। अगर इंसान के ह्यूमन की भी बात करें ना बेटे, इंसान के अगर ह्यूमन की भी बात कर लोगे आप, ह्यूमन की इंसान के अगर आप ब्रेन की बात करें, ये इंसान आ गया। इंसान के अगर आप ह्यूमन की भी बात कर लोगे ना, ह्यूमन की, ये ब्रेन की बात कर लो, ब्रेन की खाली, ये ह्यूमन है। अगर आप इंसान के ब्रेन की बात करोगे, ब्रेन की, आई की, और तुम्हारे नेफ्रॉन की और हार्ट की, तो इंसान की संरचना कैसी है, बहुत जटिल है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इंसान नहीं बना सकता। क्यों, इंसान की संरचना बहुत जटिल है। पहले इंसान थे नहीं थे, तो पहले सरल जीव थे, यानी सरल जीवों का जटिल जीवों में परिवर्तन, यानी सरल जीव जो जटिल जीवों में परिवर्तन हो गए, यानी बदल गए। सरल जीवों से जो जटिल जीव बन गए, इसी से जो क्रमिक परिवर्तन हुए, यानी सरल जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन हुए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं, हम कहते हैं जैव विकास।
यानी सरल जीवों से, यानी जो सरल जीव है, नॉर्मल जीव है, उससे जटिल जीवों में क्रैमिक परिवर्तन को द्वारा बना जैव विकास कहलाता है। अब देखो मैं बता दूं जल्दी जल्दी तुम्हें कि डार्विन कौन थे। देखो मेरी बात सुनो, डार्विन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी 1858, एक हाईलाइटर ये कलर ले लेता हूँ अब ब्लू, हाँ ये सही रहेगा। इन्होंने क्या काम करा, प्राकृतिक चयन 1806, इन्होंने 1858 ईस्वी में, एक वैज्ञानिक था, 1858 ईस्वी में प्राकृतिक चयन एक किताब लिखी। इसमें इन्होंने क्या लिखा, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। पहली बात तो थी जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। तुम्हें पता होगा हर जीव क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, यानी हर जीव अपने समान संतान पैदा करता है, और उसका जो उत्पन्न संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना, वो बेटे प्रचुर होती है, यानी बहुत लगभग काफ़ी होती है। जीवों में संतान पैदा करने की जो मात्रा होती है वो काफ़ी होती है। अब एक बात और है, अब तुम्हें पता ही है हर जीव अलग अलग होते हैं, इंसान, पक्षी, जानवर, सब अपनी संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर मात्रा होती है। अब तुम्हें एक बात और है, प्रत्येक जीव जाति संतुलन आबादी में ही, देखो फिर जो भी जीव जाति होगी वो संतुलन आबादी रखती है, अपनी रखती नहीं रखती, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, यानी उन जीव जाति कैसी रहती है, उनकी संतुलन आबादी रहती है। और एक बात और है बेटे, ध्यान से देखना, एक बात है जीवन संघर्ष। एक बात तो क्या कही थी, जीवन संघर्ष, सॉरी मैंने क्या ले लिया, हाईलाइटर लेना था, इसे कट करो, ये पूरा कट हो गया। अब एक चीज़ हाईलाइटर ले लो। तो बेटे हर जीव क्या करता है, संघर्ष करता है। ये भी ये कर देता हूँ। तुम्हें याद होना चाहिए, कोई सा भी जीव देख लो, इंसान देख लो, जानवर देख लो, पक्षी देख लो, वो अपने जीवन में संघर्ष करता नहीं करता। अब वो संघर्ष करता है तो तुम्हें एक बात और याद होनी चाहिए, वो संघर्ष करता है तो स्पर्धा करता है। क्या करता है, यहाँ इसे यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ यार, यहाँ कर लेता हूँ अपने आप को। हाय बच्चों, तुम्हें मैं अपने आप को भी दिखा दूं, वरना बहुत सारे बच्चों की जो है शिकायत हो जाएगी, सर तुम नहीं दिखे तो अच्छा नहीं लगा। तो बहरहाल वही हमें भी देख लेना वैसे आप। हेलो, तो रमज़ान आ गया है सबको, वैसे तो मैं रमज़ान का भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद सभी को। तो हम बात को छोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बेटे। डार्विनवाद कौन थे, डार्विनवाद का मतलब है डार्विनवाद क्या है बेटे, डार्विनवाद का मतलब है जो साइंटिस्ट डार्विन है ना, उसका सिद्धांत है डार्विनवाद। तो साइंटिस्ट थे ये, कौन थे, डार्विन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1858 में एक किताब लिखी जिसका नाम प्राकृतिक चयन था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने बताया जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है, यानी हर जीव ने संतान उत्पत्ति करने के लिए उसके अंदर बहुत मात्रा होती। लेकिन अब एक बात है, हर जीव बहुत सारा अपनी संतान पैदा करता, लेकिन वो क्या करते, हिसाब से ही तो पैदा करे, है नहीं। और प्रत्येक जीव जाति को संतुलन आबादी होती, प्रत्येक जीव की संतुलन आबादी होती। देखो पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं। इसमें सारा खेल बनाने का है। जिसने बनाना सीख लिया उसका काम हो गया, जिसने बनाना नहीं सीखा वो परेशान रहेगा। अब क्या होगा, प्रतिस्पर्धा। देखो हर जीव क्या करता, संघर्ष, जीवन में संघर्ष करता, हर जीव करता है। इंसान देख लो, जानवर देख लो, हर जीव क्या करता है, जीवन में संघर्ष करता है। वो क्या करता है, स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा। बेटे स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा याद रख लेना, ये अलग अच्छा टॉपिक है। प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा को कहते हैं टकराव। टकराव का मतलब क्या होता है सर, कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब जब दो जीव एक चीज़ के लिए, भोजन के लिए टकराव करते हैं तो उसे स्पर्धा कहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि एक छोटा सा टुकड़ा हो भोजन का या खाने का, छोटा सा टुकड़ा हो चीनी का, उस पर बहुत सारे कीट क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो वो लड़ाई क्या कहलाती है, स्पर्धा कहलाती है। तो तुम्हें पता लग रही है, हर जीव क्या करता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, हर जीव है ना, हर जीव अपने जीवन में संघर्ष करता है। किसके लिए संघर्ष करता है भैया, भोजन के लिए, आवास के लिए। भोजन का मतलब खाना, आवास के लिए मतलब आवास रहने के लिए, सब और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, वो स्पर्धा करता है, यानी दूसरे जीव से कंपटीशन करता। अब चौथी बात क्या लिखी इन्होंने, चौथी बात लिखी योग्यतम की उत्तरजीविता। चौथी बात क्या लिखी इन्होंने, योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी आप ये समझते हैं जो जीव, इसमें क्या बताया इन्होंने, इसमें ये बताया इन्होंने, अबे यार हाईलाइटर कहाँ है, ये रहा। इसमें इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता में इन्होंने ये बताया कि जो जीव योग्य होगा ना, जो जीव योग्य होगा वही जीवित होगा, जो जीव अयोग्य होगा वो जीवित नहीं रह सकता। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, इन्होंने ये बताया ढाल के, भाई एक चीज़ बताओ तुम, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो परभक्षण होते हैं। परभक्षण का मतलब दूसरे जानवर को मार के खा लेते हैं। तो जो जीव योग्य होगा वही तो जिंदा रहेगा। यह इंसान की तरफ से बात नहीं लग रही। तुमने देखा होगा कुछ कीड़े हैं, कोई भोजन है, भोजन पे मान लो 2 कीड़े लड़ रहे हैं आपस में, तो एक जीव क्या करेगा, जो जीव योग्य होगा यानी ज़्यादा ताकतवर वो उसे मार लेगा, जो जीव अयोग्य होगा वो अजीवित हो जाएगा। तो भैया योग्यतम की उत्तरजीविता में इन्होंने क्या बताया, योग्यतम की उत्तरजीविता में ये बताया जो जीव योग्य होगा
वही जीवित रहेगा, जो जीव अयोग्य होगा वो जीवित नहीं रहेगा। अब तुम एक चीज़ और देख लो, अनुकूलन के मामले में आप क्या देखोगे, अनुकूलन के मामले में आप ये चीज़ और देखोगे कि पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधे तुम देखो गर्मी में पेड़ पौधे सूख जाएं, बारिश आवे तूफान आवे, पेड़ पौधे के अंदर गमन नहीं होता, गमन का मतलब चल नहीं सकते बेचारे। इसकी वजह से क्या हो, बाढ़ जैसे छोटी छोटी ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं का मतलब ये जो प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा बहुत सारी घटनाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे पेड़ पौधों को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। इंसान क्या करता है, इंसान भाग जाता है, बहुत सारे जीव क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो भाई मैंने डार्नीवाद में बता दिया, मेन बातें यही हैं। जो एक तो जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, प्रत्येक जीव जातों की संतुलन आबादी, जीवन संघर्ष और एकतम की उत्तरजीविता, ये 4 लिख के चले जाना डार्नीवाद के बारे में। उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे भाई यार। नेक्स्ट कर लेते हैं, कहाँ से करेंगे, अरे यार अभी मैं बहुत सारे चीज़ें सीख रहा हूँ तो थोड़ा आपको लग सकता है बच्चों। हाँ, रिवर्स सेव हो जाए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा अनुकूलीकरण हो गया, जैव विकास हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों ये देखो। अपसारी विकास, एक तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ अपसारी विकास, अपसारी विकास, अभिसारी विकास देख लेना क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा। अब नेक्स्ट करोगे यार, नेक्स्ट का कैंसिल डिस्कार्ड। उसके बाद क्या होगा बच्चों, मैं बता देता हूँ। उसके बाद बेटे प्रवास हो गया, प्रवास के बाद अब उत्परिवर्तन पे जाएंगे बच्चों। उत्परिवर्तन, जल्दी जल्दी उत्परिवर्तन के बारे में चले जाएंगे, उत्परिवर्तन के बारे में बताएंगे। तो उत्परिवर्तन क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये रहा, देखिए उत्परिवर्तन पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन क्या है बच्चों, उत्परिवर्तन के बारे में हुगो डिविरिज ने बताया। किसने बताया, हुगो डिविरिज ने। उत्परिवर्तन के बारे में इन्होंने ये बताया कि गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से। और बाकी इन्होंने बताया डीएनए रासायनिक संयोजन, डीएनए का रासायनिक संयोजन, और अगर डीएनए के रासायनिक संयोजन के अणुओं में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है। या मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर ली थी, इतनी सी डेफिनेशन याद कर जाना कि डीएनए के अणुओं में, देखो क्या लिख जाना, ये लिख जाना डेफिनेशन, डीएनए के अणुओं में, डीएनए के अणुओं के रासायनिक संयोजन में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है बेटे, उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये बात याद रखना। उत्परिवर्तन के कारण ये लिखा, उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है बेटे, बदलाव आते हैं। और उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक तो दैहिक उत्परिवर्तन, एक जनिक उत्परिवर्तन। दैहिक मतलब जो कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। जनिक परिवर्तन जब जनन होता है ना, जनन देखो जनन कैसे होता है तुम्हें पता है, स्त्री और पुरुषों में जब जनन होता है तो उसके दौरान जो परिवर्तन होता है उसे जनिक परिवर्तन कहते हैं। हालांकि उत्परिवर्तन के दौरान क्या होता है, उत्परिवर्तन के दौरान तुम्हें ये पता होना चाहिए, उत्परिवर्तन के दौरान बदलाव आता है, ठीक है। एक थोड़ी डेफिनेशन है, बाकी पहल के चले जाना। एग्जाम में एक्यूरेट देना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब अगला टॉपिक है लेमार्कवाद और डार्नीवाद, ठीक है। अगला टॉपिक है लेमार्कवाद और डार्नीवाद। अब इस टॉपिक को कैसे करेंगे बच्चों, इस टॉपिक कैसे करेंगे, लेमार्कवाद डार्नीवाद, थोड़ा सा फोकस करेंगे बच्चों। थोड़ा सा आपको जहमत उठानी पड़ेगी बहुत सारी, तो कोई बना हाईलाइटर ही ले लेते हैं बच्चों। हाईलाइटर में देखो बच्चों, अब हमें बताना है लेमार्कवाद और डार्नीवाद में क्या अंतर है। आपको प्रश्न में ये बताना है लेमार्कवाद और डार्नीवाद में क्या अंतर है। थोड़ा एक स्टोरी पे फोकस करेंगे, क्या करेंगे, एक स्टोरी। पता है लेमार्कवाद एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इन्होंने जैव विकास के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया बच्चों, जैव विकास के बारे में इन्होंने बताया कि जिराफ है, एक जिराफ। बेटे एक बार क्या हुआ, जिराफ खाने की कमी पड़ी, किसी तरीके से ना फसलें नष्ट होती चली गई। जब फसलें नष्ट होती चली गई तो पेड़ बहुत ऊंची जगह पर लग गए थे। कैसे, ऊंची जगह पर पेड़ लग गए थे। और जिन जिराफ की गर्दनें ऊंची थी, जिन्होंने कोशिश करी गर्दन उठा के भोजन को करने के लिए, तो उन्हें भोजन तो मिल गया। जिनकी गर्दनें छोटी रह गई, जो गर्दनें उठा नहीं सके, तो वे क्या हो गए, बच्चे विलुप्त हो गए, यानी मर गए। इससे तुम्हें ये पता लगा कि डार्नीवाद के लेमार्कवाद के कितने एक नियम दिया उन्होंने, उपार्जित लक्षण,
एक नियम क्या दिया उन्होंने, उपार्जित लक्षण, कि जिस अंग का तुम अधिक प्रयोग करोगे वो अंग तो ठीक रहेगा, जिस अंग का प्रयोग नहीं करने के वो अंग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें जैसे सांप था बच्चों, लेमार्कवाद ने ये बताया था कि पहले सांप के पैर थे, जो वो बिल में जाया करे थे ना, बिल में जो वो बिल में जाया करते उसके पैर अड़े करे थे, जब उसने अपने पैर का उपयोग करना बंद कर दिया तो आज देखो सांप के पैर नहीं होते। तो ये लेमार्कवाद ने बताया अंग का प्रयोग अनुप्रयोग। तो लेमार्कवाद के कितने टोटल नियम है देखो, अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति, यानी इन्होंने बताया जो अंग ज़्यादा वर्क करेगा ना उसके अंग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है बच्चों, वो एक दिन खाने का अभाव हुआ था ना, तुम्हें पता फसलें और खाने का अभाव हुआ था, उसके दौरान उन्होंने अंगों का प्रयोग बहुत करा था। तो नेक्स्ट पीढ़ी में क्या हुई, सभी जिराफ की गर्दन लंबी होती नहीं लंबी होती। तो ये वातावरण का प्रभाव बताते हैं, क्या बताते हैं कि इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा था अंगों का उपयोग अनुप्रयोग। तुम्हें ये भी पता होगा सर अंगों का उपयोग, इन लेमार्कवाद ने ये भी बताया था जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा करोगे वो अंग ठीक रहेगा, जिस अंग का ज़्यादा उपयोग नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जैसे बहुत सारे अवशेषी अंग भी होते हैं, तुमने देखा होगा 6 उंगली एक अवशेषी अंग है, हमारी अक्कल दाढ़ ये भी एक अवशेषी अंग है। तुमने बहुत सारे अंग देखते हैं जिसका कोई काम नहीं होता तो उन्हें कहते हैं अवशेषी अंग, जिसका काम होता है उस अंग को कहते हैं भाई, उस अंग को उपयोग में लाते हैं। तो इन्होंने ये बताया जिस अंग का उपयोग होगा तो वो तो अंग वृद्धि करेगा, जिस अंग का उपयोग नहीं होने का वो क्या हो जाएगा, वो अंग बेटे वो नहीं, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे इन्होंने सांप के पैर बताए थे। और तीसरा नियम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब ये डार्नीवाद में तुम्हें पता है प्रचुर संतानोत्पत्ति के दौरान जीवन संघर्ष, ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं। दूसरा है प्राकृतिक चयन, तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता। ये तुमने लेमार्कवाद डार्नीवाद में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। अब हम जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों जीव और समष्टि की। अब हम क्या बात करेंगे, जीव और समष्टि की। जीव और समष्टि क्या है बेटे, अब जरा समझेंगे इस बात को, ध्यान से समझना बेटे, ये बढ़िया और अच्छा टॉपिक है जीव और समष्टि का। सीधा कर लेते हैं, हाँ जीव और समष्टि का बेटे टॉपिक देखेंगे तो बेटे यहाँ समझेंगे बेटे जीव और समष्टि। तो बेटे जीव और समष्टि क्या है बेटे, जीव और समष्टि का मतलब उस जीव की आबादी। अगर मैं समष्टि की बोलूँ, समष्टि का मतलब होता है एक जीव की आबादी। एक जीव की जितनी भी आबादी होती है ना, एक जीव की जितनी भी आबादी होती वो समष्टि कहलाती है। ठीक है, मैंने नोट में लिख दिया, देखो ये बात याद रखना, ये लिखा हुआ है एक जीव की जितनी भी आबादी होती है ना, एक नोट लिखा एक जीव की आबादी समष्टि कहलाती है। क्वेश्चन है समष्टि की विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो तुम्हें पता होगा समष्टि यानी आबादी की, एक जीव की आबादी की विभिन्न मतलब आपस में अलग अलग, पारस्परिक यानी आपस में, पारस्परिक का मतलब आपस में, क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं फिर समझा देते हैं। बेटे इस बात को समझो, यहाँ इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो बेटे एक तो समष्टि ए, यानी एक जीव की आबादी ए हो गई, एक जीव की आबादी क्या हो गई, बी। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटे, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। तो अगर मान लो एक जीव ए है, एक जीव की आबादी, एक जीव की समष्टि तो ए है, एक जीव की समष्टि हो गई बी, यानी एक जीव की आबादी ए है, एक जीव की बी। अगर मान लो ये दोनों कोई क्रिया कर रहे हैं, इन दोनों से मान लो दोनों को लाभ हो रहा, दोनों को प्लस प्लस का निशान है, यानी इन दोनों की आपस में क्रिया के इस ए का भी फायदा हो रहा है, बी का फायदा भी हो रहा। तो इससे आप समझ सकते हो कि इनमें कौन सा संबंध है, इनमें सौहार्दकारिता का संबंध है। कौन सा संबंध है, सौहार्दकारिता का। मान लो ये दो जीव आपस में क्रिया कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, दोनों का ही नुकसान हो रहा, दोनों का क्या हो रहा, नुकसान। तो उसको क्या कहते हैं बेटे, स्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। मैं पीछे पता किया प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, कंपटीशन मतलब टकराव। एक बात बताओ, दो जीव आपस में टकराएंगे तो दोनों का ही तो नुकसान होगा कहीं ना कहीं। अब एक चीज़ और देखो, मान लो एक समष्टि ए है, एक समष्टि बी है, मान लो एक समष्टि को तो फायदा हो रहा, एक समष्टि को नुकसान हो रहा, तो उसे कहते हैं परभक्षण। परभक्षण देखा होगा, जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, शाकाहारी को खा लेते हैं, तो मांसाहारी का तो फायदा हो गया इसलिए मैंने प्लस दिखाया, और शाकाहारी को
नुकसान, क्योंकि वो तो मर जाते हैं इसलिए उसे दिखाया निगेटिव। और बेटे एक है परजीविता, क्या है परजीविता, परजीविता में क्या होगा, एक समष्टि को तो फायदा होगा प्लस एक समष्टि को नुकसान होगा। यानी मच्छर देख लो, मच्छर हमारे शरीर पर से खून चूस लिया तो मच्छरों का तो फायदा है और हमारे क्या है बच्चों नुकसान है। ठीक है, अब एक है सहभोजिता, एक क्या है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होगा, एक को फायदा होगा एक को कुछ नहीं होने का, तो उसे कहेंगे सहभोजिता। मान लो कोई दो आदमी काम कर रहे हैं, उसमें एक को फ़ायदा हुआ एक को फ़ायदा हुआ ही नहीं। मान लो कोई हाथी है ना, घास पे चल के गया तो क्या हुआ, घास उखड़ गई, उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकले, वो कीड़े पक्षियों ने खा लिए। तो हाथी का घास पे चल के जाने पे तो कोई फ़ायदा हुआ ना, लेकिन पक्षियों ने क्या करा, पक्षियों ने जो उसने घास को खींचा उसमें से छोटे कीड़े निकले, वो पक्षियों ने खा लिए तो पक्षियों का फ़ायदा हो गया। अब एक ऐसा होता है कि किसी को फ़ायदा नहीं होता, देखो एक का नुकसान होता है किसी को फ़ायदा नहीं होता, इसे कहते हैं एम्सेलिज्म। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ये होगा, तुम ये देखो एक जीव को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक बार बताओ, आप चल के जा रहे हो, आपके पैर के नीचे कीड़ा आ गया, वो कीड़ा मर गया तो आपका कोई फ़ायदा थोड़ी होगा उस कीड़े को मार के, लेकिन वो कीड़ा मर गया तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए, और वो कीड़ा मर गया। ये प्रकार का मैंने क्या दिखा दिया बच्चों, इस प्रकार मैंने तुम्हें दिखा दिया जीव की आबादी का। ये मैंने कम से कम आप रात के आपके लिए तरावी के बाद ये लेक्चर बनाया था, बहुत रेट खास आपके लिए ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बच्चों कमेंट्स कर दिया करो और शेयर भी कर, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ जो आपको अच्छा लगे वो बता दिया करो, रेटिंग दे दिया करो। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। मैं जल्द कल बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द, ठीक है। बोर्ड पे ना बना तो इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि ये मैं खुद ही कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए। हेलो गाइस, मैं हूँ ज़र। जैसे कि तुम्हें पता है बायोलॉजी का पेपर है और मुझे इम्पोर्टेंट बनाना है, तो इस वजह से बच्चों आपके लिए मुझे ये लानी पड़ी वीडियो। तो देखो ये मैंने अपने वन शॉट अपने माइंड से ये वीडियो बनाई है, खैर आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाएंगे। तो बेटे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है बेटे, यहाँ देखेंगे प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग लिखिए। यानी प्रश्न को आप देखें नोटिस करके, जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग लिखिए। मिल गया। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें यह है जीवन कैसे हुआ। देखिए चैप्टर का नाम है विकास। विकास चैप्टर में क्या क्या है, विकास चैप्टर में बेटे लेमार्कवाद है और डार्विनवाद है, और विकास चैप्टर में जैव विकास है, उत्परिवर्तन है, और तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इसमें से एक 5 नंबर में ज़रूर बनेगा और छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें से बहुत सारे बन जाते हैं। वक्त ना करके देखो ज़्यादा ध्यान से। जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग लिखिए। भैया जीवन की उत्पत्ति क्या है, अगर आप करोड़ों वर्ष पहले देखोगे तो पहले जीवन कैसा था बच्चों। अगर आप करोड़ों वर्ष देखोगे ना बेटे तो पहले जीवन कैसा था। पहले जीवन में मैं बता दूं, पहले जीवन में पृथ्वी एक आग का गोला थी। पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, समझ रहे हो। पृथ्वी एक आग का गोली थी और पृथ्वी पे जो भी पदार्थ रहते थे वो किस में रहते थे, परमाणु के रूप में रहते थे। परमाणु का मतलब तुम्हें पता है पृथ्वी आग का गोला थी, टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड था, तो पृथ्वी कैसी थी, आग का गोला थी। और इस पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी। पता है क्या हुआ ये हमारी पृथ्वी पर लगातार रासायनिक अभिक्रिया हुई, कण से कण टकराए, उसके दौरान क्या हुई, बारिश हुई। क्या हुई, बारिश हुई। और बारिश होने के बाद क्या हुआ बच्चों, मैं यहाँ पर विजुअल करा रहा हूँ, देखो क्या हुआ, ये देखो थोड़ा सा और विजुअल करा देता हूँ। देखो अगर थोड़ा बहुत क्लियर, क्या हुआ बच्चों, ये पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे थी बेटे, आग का गोला थी। और पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ थे वो किस अवस्था में थे, परमाणु की अवस्था में थे। और बेटे पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी पर है ना कण से कण टकराए, कण से कण टकरा कर क्या हुई, बारिश हुई। बारिश होने के बाद क्या हुआ बेटे, उसके अंदर बहुत तूफानी वाली बारिश हुई, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता चला गया, कम होता चला गया। जब पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता चला गया तो क्या पता लगा बेटे, पृथ्वी का टेम्परेचर जब कम हुआ तो उससे ये पता लगा कि पृथ्वी में बताओ, पृथ्वी में क्या हो, जीवन की उत्पत्ति हो गई। और बेटे जीवन की उत्पत्ति से पहले क्या हुआ, पृथ्वी में जब लगातार बारिश हुई तो वहाँ पर किसका, आदि सागरों का निर्माण हुआ। किसका, आदि सागर मतलब समुद्रों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, समुद्रों का। यानी ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा ही है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सागर लिखा हुआ है ना,
तो पृथ्वी पर किसका निर्माण हुआ? समुद्र का। और बेटे समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि पानी के अंदर ही जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। खैर लंबा टॉपिक हो रहा है तो मैं बता दूं, तो सबसे बहुत सारे लोगों ने इसकी कल्पनाएं दी, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो थे पाए थे वो रूसी वैज्ञानिक ए आई ओपेरेन थे बेटे। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे चीज़ें बताई, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में, मैं अपना विजुअल दिखा रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं सब? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, क्योंकि ये वीडियो मुझे घर से बनानी पड़ी है। तो बेटे जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या हुआ बच्चों? जीवन की उत्पत्ति के बारे में और ओपेरेन है, देखो रूसी, देखो ये रहे रूसी वैज्ञानिक आई ओपेरेन, जिसका सिद्धांत एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिलर। देख लिया बच्चों, स्टैनले मिलर था। क्या नाम था? स्टैनले मिलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया बेटे? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट। मिलर ने क्या किया बच्चों? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, यस। तो बेटे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसके सिद्धांत को? ओपेरेन के सिद्धांत को स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा। और ये एक्सपेरिमेंट, ये जो चित्र दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला जो चित्र करा, मैं जूमिंग कर देता हूँ इस चित्र को। ये वाला चित्र देखो, इस पे क्या एक्सपेरिमेंट करा स्टैनले मिलर ने, देखो ध्यान से, इस पे क्या एक्सपेरिमेंट करा। तो इस पे एक्सपेरिमेंट ये करा बेटे, सबसे पहले एक एक चीज़ देखो सिस्टमेटिक। ये वाला, ये जो है ना, ये वाला जो एक फ्लास्क लिया जिसे मैंने बिंदे लगाए, इस फ्लास्क में देखो CH4 यानी मेथेन, NH3 मतलब अमोनिया, और H2 मतलब हाइड्रोजन, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। और बेटे किस अनुपात में ली? बेटे ये सब ली इन्होंने, यहाँ देखो, ये सब ली इन्होंने बेटे 2:1 में, यानी मेथेन के दो परमाणु ली, मेथेन के 2 यूनिट ली, और हाइड्रोजन के भी 2 यूनिट ली, और अमोनिया के भी 2 यूनिट ली। कभी कभी ये विकल्प में क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ स्टैनले मिलर ने मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नीट तलक में आता है क्वेश्चन, कितने अनुपात में ली? तो याद रखना मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, ये बेटे 2:1 के अनुपात में ली, यानी कि मेथेन के 2 यूनिट और हाइड्रोजन के 2 यूनिट और एक यूनिट लिया अमोनिया का। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखो, फिर मैं इसका विजुअल बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद ये हुआ बच्चों, इस चित्र पे जाते हैं, ये जो है ना गोल गोल है, ये गोल गोल बेटे एक फ्लास्क है, ठीक है, देख रहे हो, ये गोल गोल एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क पे क्या किया बच्चों? इस फ्लास्क पे इन्होंने, इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने, ये दिख रहा है देखो, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल, ये डाल दिया। ये डालने के बाद एक ये जो पाइप है ना बेटे, देखो ध्यान से, देखो ये जो पाइप है, देखो ये जो दिख रही है पाइप यानी नली, मैंने नली दिखा रखी, ये सीधी लाइन है, देखो ये जो नली है, सॉरी एक जस्ट वेट, इसे कर देता हूँ इरेज, ठीक है। क्या हुआ देखो बच्चों, ये एक फ्लास्क लिया इन्होंने, और ये जो नली है सीधी है, ये जो नली है, ये नली किससे जुड़ रही? देखो बेटे, ये नली जुड़ रही है तुम्हारी ऐसे करके। ये नली कैसे जोड़ रही बेटे? इस एक आधे लीटर, ये नली किससे जोड़ रही बेटे? ये नली जोड़ रही है एक आधे लीटर फ्लास्क में। कैसे बेटे? ये आधे लीटर का एक फ्लास्क, आधे लीटर का ये लिखा देखो, ये आधे लीटर का एक फ्लास्क में जोड़ रही है। और ये फ्लास्क क्या कर रहा है बेटे? ये आधे लीटर के फ्लास्क में क्या कर रहा है? देखो ये यहाँ से है ना उबालने का, जल को उबालने का काम हो रही है। शॉर्टकट में समझेंगे देखो एक्सपेरिमेंट में, ये फ्लास्क है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, से मैंने इसकी बात करी है, किसकी? हाँ ध्यान से देखेंगे, जस्ट वेट। इसमें इन्होंने इसमें इन्होंने एक बड़ा फ्लास्क लिया, ये वाला फ्लास्क, और इस फ्लास्क में क्या करा बेटे? इस वाले फ्लास्क में इन्होंने एक नली ली, देखो ये रही नली, थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ, ये रहा, थोड़ा सा कम बेटे, एक बार वो ध्यान से देख लो, पूरा सिस्टम यही है। हुआ क्या बच्चों, इसने ये वाला फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में एक नली ले ली, ये रही नली से एक दूसरा फ्लास्क जोड़ दिया। इसमें क्या करा? पानी उबल रहा था, पानी उबल के एक इन्होंने पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप मतलब हवा वाला पंप। इससे क्या हुआ? पानी है ना भाप बन के देखो, भाप बन के कहाँ जाने लगा? भाप बन के इसी फ्लास्क में जाने लगा।
और इस फ्लास्क में इन्होंने क्या करा, एक टंगस्टन का तार लगा दिया। क्या लगा दिया? टंगस्टन का तार। और इसके अंदर क्या करते हैं, 6000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करी। ऐसा एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर ने एक हफ्ता तक करा, एक हफ्ता यानी एक सप्ताह तक, यानी 7 दिन तक। उसके बाद को इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर उन्हें अंत में एक लाल कलर का गादला तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। क्या हुआ? लाल कलर का गादला एक तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। अब उस तरल पदार्थ में क्या हुआ बच्चों? उस तरल पदार्थ में ये हुआ कि इसमें बेटे एमिनो अम्ल, इसमें क्या था? एमिनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल का मिश्रण मिला। इस गादले रंग के पदार्थ का जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ना बच्चों, तो और एक्सपेरिमेंट करके इसको जो परीक्षण करके देखा, तो इस पे अंदर अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हुआ। और इसी मिश्रण मतलब अगर आप देखोगे एमिनो अम्ल और शर्करा, समझ रहे हो बच्चों? एमिनो अम्ल और शर्करा, थोड़ा सा जूमिंग ले लेता हूँ। एमिनो अम्ल और शर्करा और कार्बनिक अम्ल, इससे क्या प्राप्त हो? इसका मिश्रण हमारे सजीवों में भी तो है, तो जीवन की उत्पत्ति के लिए यही चीज़ें होनी ज़रूरी है। ये शर्करा ये सारे डीएनए में पाई जाती है। तो इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसका एक्सपेरिमेंट हो गया था। लिखना कैसे है बेटे? लिखने का एक बार सिस्टमेटिक तरीका बता दूँ मैं, बिना टेंशन के ध्यान से देख लीजिए। उन्होंने एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया। ये वाला जो फ्लास्क है, ये 5 लीटर का फ्लास्क लिया। इसके फ्लास्क के इसके फ्लास्क में एक नली लगा दी, इससे दूसरा फ्लास्क जोड़ दिया जो आधे लीटर का था। इस फ्लास्क में क्या होता था? लगातार पानी को उबाला जाता था। लिखा ना बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाला जाता था। पानी उबालने के बाद एक वैक्यूम पंप लगाया। पंप का क्या कार्य था बच्चों? पंप का ये कार्य था कि इसके अंदर जो है ना भाप बन के, इसी के अंदर भाप बन के चला जाता था। पानी से भाप बन के इसी में जा रहा था। और ये भाप में क्या करा इन्होंने? एक इलेक्ट्रोड निकाल दिया और गैसें भी डाली थी बहुत सारी, गैसें भी जैसे अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन जल। जब इसमें क्या हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रोड के तार लगा रखे थे। और जब इन्होंने 6000 इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा एक सप्ताह तक प्रवाहित करी, तो इसमें लाल कलर का गादला पदार्थ इसके अंदर प्राप्त हुआ। किसके अंदर? इसके अंदर। तो इससे से ये पता चला कि जीवन की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि इसमें क्या क्या मिले थे? इसके अंदर मिले थे एमिनो अम्ल, इसके अंदर क्या मिले थे? इसके अंदर मिले थे एमिनो अम्ल, शर्करा। और यही जीवन की उत्पत्ति को दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब दूसरी वीडियो अभी बताते हैं। कॉपी